Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज डिकोड के इस बहुत ही स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है. आज मैं स्टूडियो से बाहर हूं क्योंकि इस समय मैं मुंबई में हूं और आज हम आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरों को मुंबई से डिकोड करेंगे. तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जेन जी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है और हमें जेन जी की बात सुननी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा है कि जेन जी हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, इसलिए उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. जंतर मंतर आंदोलन के बाद पूरे देश में जेन जी को लेकर एक अलग ही प्रकार की बहस छिड़ी हुई है. आज पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की युवा पीढ़ी को लेकर आरएसएस का दृष्टिकोण पूरे देश के सामने रखा है. और जहां मैं खड़ा हुआ हूं, अभी थोड़ी देर पहले आरएसएस के प्रमुख ने यहीं से ये बयान दिया है. आरएसएस न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और आरएसएस की हर बात का भारत के समाज और राजनीति पर गहरा असर होता है. इसलिए आज हम सबसे पहले युवा पीढ़ी के साथ मोहन भागवत के इसी संवाद को आपके लिए डिकोड करेंगे. इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां सड़कों पर नमाज रोकने के बाद ये दूसरा बड़ा बदलाव है. पश्चिम बंगाल पुलिस वहां के कई शहरों में धार्मिक स्थलों से लगभग 1,500 लाउडस्पीकर्स को हटा चुकी है. लाउडस्पीकर्स मंदिरों और मस्जिदों दोनों जगहों से हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे वोट बैंक की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारें इस तरह के फैसले लेने से हमेशा डरती थी. और आखिर में हम भारत के लोगों की ट्रैफिक नियम तोड़कर चालान न भरने की आदत को डिकोड करेंगे. पूरे देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 43,000 करोड़ रुपए का चालान आज भी बकाया है. 43,000 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है. भूटान जैसे देश के लगभग 30 देशों की जीडीपी इस रकम से कम है. ऐसा लगता है भारत के लोग महंगी और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां तो खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान का भुगतान वो नहीं करना चाहते. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मुंबई में हूं और आज ये वही जगह है जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के जेन जी से आज मुलाकात की और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं. उन्होंने इस पीढ़ी को ईमानदार और देशभक्त बताया है और उन्होंने कहा कि संवाद की कमी की वजह से भी जंतर मंतर पर यह आंदोलन करना पड़ा. मोहन भागवत ने कहा कि आज की जेन जी सवाल करती है, उन्हें जवाब चाहिए और जवाब के साथ प्यार भी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेन जी आंदोलन कर रही है तो उसे आप एंटी नेशनल नहीं कह सकते. उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए और हमें उनकी बात समझनी चाहिए. संघ प्रमुख के मुताबिक संविधान में लिखा है कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन ये कैसे करना है ये उसे देखना चाहिए. और जेन जी को कोई तकलीफ है तभी तो वो आवाज उठा रही है, समस्या है इसीलिए तो आवाज उठ रही है. आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए होना चाहिए. जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद पूरे देश में जेन जी की लगातार चर्चा हो रही है और आरएसएस प्रमुख ने आज जेन जी, शिक्षा और आरक्षण सहित बहुत सारे मुद्दों पर देश के युवाओं से बातचीत की और इसमें पूरे देश के लगभग 100 शहरों से 2,000 छात्र शामिल हुए. आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस ने भारत की नई पीढ़ी के लगभग 38 करोड़ जेन जी
और 35 करोड़ जैन अल्फा से अपना सबसे बड़ा संवाद किया है। वर्ष 1997 से लेकर 2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें हम जेन जी कहते हैं और आज इनकी उम्र 14 से 29 वर्ष के बीच है। तो आज मैं आपको बताता हूं, मुंबई में जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, आज यहां पर एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आए हुए थे। लगभग 2000 जेन जी के बच्चे यहां पर थे, छात्र थे, ज्यादातर इसमें से स्कूली छात्र थे। और आज जेन जी के दिमाग में, उनके मन में जो सारे सवाल थे, वो सारे सवाल मोहन भागवत जी से पूछे गए और उन्होंने एक एक करके सबके जवाब दिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मोहन भागवत जी का आज का सबसे महत्वपूर्ण बयान। पहले ये देखिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व्ड after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। तो देखिए, मैं इस समय उसी जगह पे खड़ा हूं और जब ये पूरा संवाद हो रहा था तो मैं यहाँ पर मौजूद था। मैंने पूरा संवाद वो सुना है आरएसएस प्रमुख का, जो उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ किया है, युवाओं के साथ आज किया है। और हमारे देश के युवाओं के मन में आज कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा का मुद्दा है, आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, यहां तक कि आज संघ प्रमुख ने एलजीबीटी यानी सेम सेक्स मैरिज, इसके बारे में भी बात की है, क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण के बारे में भी, आज रिजर्वेशन के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे पूरी शिक्षा व्यवस्था को आप नहीं छोड़ सकते,
मैं एक एक करके अब आपको उनके सारे पॉइंट्स बताता हूं जो उन्होंने कहा है। मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। वो ये कहते हैं कि आज हमारी जो जेन ज़ी है ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ईमानदार है। उन्होंने ये भी कहा कि संवाद होना चाहिए था, जब संवाद नहीं हुआ इसीलिए तो आंदोलन की नौबत आई। उन्होंने फिर ये कहा कि इस प्रोटेस्ट का जो कारण है ये जेन्युइन है। वो कहते हैं कि मैं जेन ज़ी पर विश्वास करता हूं, मुझे जेन ज़ी पर पूरा भरोसा है कि हमारी जेन ज़ी के जो लोग हैं ये सही बात करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे देश में वो कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है और इसमें सरकार और समाज को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एजुकेशन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करने के लिए, स्कूलों में ज़्यादा सुविधाएं हों एक एक करके। तो ये सारे उनके जो पॉइंट्स थे, अब हम उन सब को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया, पहले उन्होंने कहा कि जेन ज़ी के जो बच्चे हैं ये बहुत ईमानदार हैं, ये सबसे बड़े देशभक्त हैं, मैं इन्हें एंटी नेशनल नहीं मानता, संवाद होना चाहिए था इनके साथ। और वो ये भी कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट का कारण है वो जेन्युइन है। अब देखिए उन्होंने दूसरी बात जो कही है वो क्या कही है। नियम बना, जब एटीट्यूड बदले तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है, तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के है, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूँ, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूँ उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज़ सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो वो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज़्यादा ज़ोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा सरकार सहित, तभी ये काम होगा। इसके बाद जो बड़ा मुद्दा था वो था शिक्षा का। हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे ठीक करें, कैसे एजुकेशन के मामले में रिफॉर्म्स हम लेकर आएँ, नए कदम उठाएं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का है, कॉलेज का है, वो इतना ख़राब है। इसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया और उनका ये कहना था कि देखिए भारत में शिक्षा बिजनेस नहीं है, शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ अगर आप सरकार पर डाल देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस पर उनका जो सुझाव था वो ये था कि समाज को और सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके बाद ठीक करना चाहिए। तो जो शिक्षा है इसे सिर्फ एक व्यवसाय मानना गलत होगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी, वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत Because of education. यस, अब देखिए आज बातचीत बड़ी लंबी चल रही थी, इसके बाद बात आई आरक्षण की। देश में इतने सारे युवा बैठे हुए थे जो उन्हें सुन रहे थे सोशल मीडिया पर।
और सामने स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे हजारों की संख्या में, और उन सब के दिमाग में आरक्षण का मुद्दा भी था कि आरक्षण का जो मुद्दा है उससे कैसे निपटा जाए, और क्या आरक्षण हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। बात यह हो रही थी कि जब B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात कही, तो क्या उन्होंने भी यह सोचा था कि आरक्षण 2026 तक चलता चला जाएगा। इस आरक्षण की कोई तो एक्सपायरी डेट होगी, और यह आरक्षण आखिर किया क्यों गया था। तो इस पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा है कि जो आरक्षण है, देखिए उस पर हमें एक कॉल लेना पड़ेगा, समाज को, सरकार से भी ज्यादा समाज को एक कॉल लेना पड़ेगा, और बात यह करनी पड़ेगी कि हमें जब आरक्षण की जरूरत नहीं है जिन परिवारों को, उन्हें इस आरक्षण को आगे जरूरतमंद परिवारों के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। उन्हें कह देना चाहिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा LPG के मामले में, LPG सिलेंडर के मामले में जिन लोगों ने कहा हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, उन्होंने छोड़ दी। इसी प्रकार से उनका यह सुझाव है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। आरक्षण पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की है, आप देखिए। I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Baba Saheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए ये मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. तो देखिए, आज सामने जब जेन जी के लोग बैठे हों, वो तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं। उनके मन में ये बात भी थी कि हमारे जो दुश्मन देश हैं लेकिन पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन, क्या हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए? पाकिस्तान से हम कब तक बातचीत बंद करें? सिविलियन लेवल पर, यानी हमारे लोग और पाकिस्तान के लोगों के बीच में क्या संवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब संवाद की बात हो रही थी और मोहन भागवत ने कहा कि संवाद तो होना चाहिए, तो अपने देश में तो संवाद हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान से भी होना चाहिए? क्या चीन से भी संवाद होना चाहिए? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, और देखिए उन्होंने क्या कहा। We have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution, Bharat solution?
Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot save us. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not the way, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease, and we have to be one. Because humanity is one. तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण संवाद आज यहाँ मुंबई में हुआ है, इसमें एक बात ये भी रखी गई कि हमारे बजट का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत कम हो रहा है। हमारे बजट में से 6% एलोकेशन शिक्षा पर होना चाहिए। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, पूरी सारी जो बातचीत हुई उसमें उनका जोर एक चीज पर था। उन्होंने सरकार पर उंगली नहीं उठाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सरकार की कमी है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस में आपको बताता हूं। लगभग 1 घंटे का अगर ये संवाद था, इसमें एक बार भी उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी शिक्षा मंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया। सारी जो बातें चल रही थी वो सिर्फ इस पर आधारित थी कि क्या होना चाहिए और उनकी सोच क्या है। और हर बार उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऐसी किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारी है ये समाज और सरकार दोनों की है। आप सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा, जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो उन्होंने बताया कि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग चीज के, लेकिन होता क्या है। इसलिए समाज में जागृति आना बहुत जरूरी है। समाज और सरकार को, दोनों को ये काम करना पड़ेगा और जनता को अपना मूड पहले बनाना पड़ेगा। और कोई भी सरकार जनता का जो मूड होता है, जनता की जो भावनाएं होती हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे जो जेन जी हैं उनकी भाषा खराब हो रही है, उनके संस्कार खराब हो रहे हैं। तो इस पर उनका ये कहना था कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, उससे फिर क्या होगा कि बच्चे चोरी चोरी ये काम करने लगेंगे। उनका ये कहना था कि हमें समाज में एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, अपने आप एक अनुशासन हमें लाना पड़ेगा। देश में जो समाज है, परिवार है, माता पिता हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, उन्हें भी एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये उनका कहना था। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सोचिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सामने बैठे हैं और उनसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल उनसे पूछा जा रहा है एलजीबीटी के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में, कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एलजीबीटी के खिलाफ नहीं हूं, इस समुदाय के मैं खिलाफ नहीं हूं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें हमें अपने समाज में जगह देनी चाहिए। लेकिन जब सेम सेक्स मैरिज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विवाह जो है उसके जो संस्कार हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए मेन मुद्दा क्या है कि सेम सेक्स के जो दो लोग हैं वो साथ कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में समाज को और सरकार को सोचना चाहिए। इसमें से शादी वर्ड को हटा दीजिए, ये दोनों लोग साथ कैसे रह सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में रहें, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उसे लेकर नया कानून बनाना चाहिए। तो ये जो शब्द है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, सेम सेक्स मैरिज, तो इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कोई कानून बनाइए
और ज़रूरी नहीं कि हम उसको ये कहें कि इनकी शादी हो रही है, ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि उनका विवाह हो रहा है। ये उन्होंने एक बहुत नई और क्रांतिकारी बात आज उन्होंने कही है। LGBT or whatever, they are all part of the society. Thank you. Which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating them. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first. Because laws don't dictate society. Society dictates the laws. Right? So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. How lovely. So same-sex companionship, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए and eventually उस पे कोई law pass करना चाहिए कि that becomes acceptable in society. I am so glad. Not only that, yes, that will continue the smooth running of the society in future also. That type. अब देखिए, जब उनसे बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, युवाओं के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, इसका भी उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सुझाव भी दिया है और जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो लोग हाथ से काम करते हैं, मतलब जो अपने हाथ से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, समाज में उनकी इज्जत नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। नौकरी के हिसाब से कौन आदमी क्या करता है, अगर कोई श्रमिक है, मजदूरी करता है, तो समाज में उसकी कम इज्जत होती है। तो जब तक हम अपने देश में श्रम प्रतिष्ठा को वापस नहीं लाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। उनका ये कहना था कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी लोग नौकरी नहीं कर सकते। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने हाथ का हुनर है, उनके पास स्किल है, वो अपने हाथ से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो ये देखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। अगर एक पान की दुकान वाला, एक ठेले वाला, एक किसान अगर अच्छा पैसा कमाता है, तो क्या उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है जितनी एक बैंक मैनेजर की होती है? तो समस्या यहां पर यह आ गई है कि हमारे समाज में जो लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो श्रमिक हैं, तो उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती। और हमें अपने समाज में श्रम प्रतिष्ठा को लाना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उसके बाद लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। लोग जो भी काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं, उन सब को इस बात की शर्मिंदगी नहीं होगी कि लोग समझते हैं कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको सबके लिए ये बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर
अगर मैं पूरा इस पूरे संवाद को आपके लिए इसका निचोड़ में निकालूं तो यहां पर देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद मोहन भागवत कुछ ऐसी बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग होगी। बहुत सारे लोग ये मसाले के चक्कर में आए थे कि संघ और बीजेपी के बीच में या सरकार के बीच में कुछ मतभेद दिखाई दे सकते हैं। हालांकि संघ प्रमुख ने एक बार भी सरकार का नाम नहीं लिया, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों की जो सोच है उसमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे जंतर मंतर पर जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने सारे अश्लील वीडियोस बने जिसमें काफ़ी अभद्र भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे ही बच्चे हैं, मैं इन सबको माफ़ करना चाहता हूँ। बच्चे किसी और के नहीं हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं। गलती हो जाती है, हमें इन बच्चों को साथ में बैठकर समझाना चाहिए और मैं इन सब बच्चों को माफ़ करता हूँ और इनके साथ मिलकर मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लगभग यही बात कही है कि वो युवाओं पर भरोसा करते हैं। हमारे जेनजी के युवा खराब नहीं हैं, उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें सवाल भी पूछने हैं लेकिन साथ ही इसके उन्हें प्यार भी चाहिए। और उन्होंने भी यही कहा कि जेनजी हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनकी चिंता करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप दोनों के विचारधारा को देखें इस पूरे मामले पर, तो विचारधाराएं और जो सोच है वो दोनों की लगभग एक ही है। एक बात और इस संवाद के बाद, अभी जो माहौल था हमारे देश में जेन-जी को लेकर कि जेन-जी बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब होती जा रही है, जेन-जी ऐसी खराब भाषा में, अभद्र भाषा में वीडियो बनाते हैं, सिद्धांतों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ। एक संस्था है IIMUN, इस संस्था से जुड़े हुए हज़ारों स्कूल के बच्चे आज यहाँ पर आए हुए थे, सारे जेन-जी के बच्चे थे। जितने भी बच्चों को मैं मिला सभी संस्कारी बच्चे थे, सभी पढ़ाई में ध्यान लगाने वाले बच्चे थे, सभी अनुशासन में थे, सभी बच्चे इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे थे। किसी बच्चे ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई बच्चा मुझे यहाँ एक भी भटका हुआ नजर नहीं आया। हर बच्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा था। और सोचिए, इतने छोटे बच्चों ने मोहन भागवत जी के साथ ये जो संवाद किया, ये आप समझिए कि चुपचाप टकटकी लगाकर वो उनकी बातें सुनते रहे। मैं सोच रहा था कि मोहन भागवत जी 75 साल के हैं और जहाँ जो बच्चे आज यहाँ थे ये सब 17-18 साल, मुश्किल से 20 साल। लेकिन संवाद देखिए, आप सामने बैठे हुए हैं जेन-जी स्कूल के बच्चे 20 साल से नीचे के, और सामने हैं 75 वर्ष के मोहन भागवत। और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली में देखें तो उधर हैं 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारे देश में आप देखिए 75 साल के मोहन भागवत और 75 साल के नरेंद्र मोदी जेन-जी से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी भाषा में बात की जा रही है। मोहन भागवत ने आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपना एक संवाद किया बच्चों के साथ। कुछ बातें हिंदी में बोली, कुछ बातें उन्होंने अंग्रेज़ी में बोली, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो संवाद था ये बहुत अच्छा था। आज उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की वजह से समाज का ध्रुवीकरण अब तेजी से हो रहा है। तो चलिए, मैं इस पूरे संवाद में था और जैसे ही ये संवाद खत्म हुआ तो इस समय मैं मुंबई में उसी वेन्यू से बाहर आकर आपके साथ आज मैं भी ये संवाद कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा शो है, अपने दर्शकों को हम बता दें, आज आपको स्टूडियो से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। आज वैसी लाइटिंग भी नहीं है, आज वैसा बैकग्राउंड भी नहीं है, क्योंकि इस समय मुंबई में थोड़ा गर्मी और उमस का माहौल है, बाहर हवा चल रही है। और यहाँ से मैं डिकोड आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस संवाद में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे लगा कि मैं पूरा अनुभव इस संवाद के बाद आपको यहीं से डिकोड के ज़रिए
आपको बता सकता हूं। चलते हैं अब आज की अगली खबर आपको बताते हैं, और ये खबर है पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। वहां सड़कों पर नमाज रोकने के बाद अब ये दूसरा बड़ा बदलाव है। पहले नमाज रोकी गई और अब ये बात कही जा रही है कि अब आप वहां पर मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर भी नहीं लगा सकते। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने वहां के कई शहरों में धार्मिक स्थलों से लगभग 1,500 लाउड स्पीकर्स को हटा दिया है। इनमें से ज्यादातर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगे हुए थे और तय सीमा जो रखी गई है उनकी लिमिट, उससे कहीं ज्यादा वो शोर कर रहे थे। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए आज बनाई है, ये देखिए। पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। वहां सड़क पर नमाज रोकने के बाद यह दूसरा बड़ा बदलाव है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने वहां के कई शहरों में धार्मिक स्थलों से लगभग 1,500 लाउड स्पीकर हटवाए। इनमें से ज्यादातर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगे हुए थे और तय सीमा से बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 दिनों में मस्जिदों से लगभग 1,300 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में हुई है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% और मालदा में 51% है, और पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इन्हीं 2 जिलों में है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मंदिरों से भी लगभग 200 लाउडस्पीकर हटाए गए। इसके बावजूद किसी भी हिंदू संगठन ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं को लगता है कि इस कार्रवाई में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं का दावा है कि उन्हें मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया और वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पुलिस ने उनको बुलाया, मस्जिद कमेटी को बुला के माइक्रोफोन को हटा दो, लाउडस्पीकर को हटा दो। तो उन लोग जब पूछा पुलिस को कि क्या ऑर्डर किया है, नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के बेसिस से हम लोग को बोल रहा है, कोई नहीं देखा। बोला कि हम लोग बोला तो हो गया, लेकिन हमारा बात ऐसे यही है, अगर उतारना है तो रिटर्न कोई आपका ऑर्डर देना होगा। दूसरा बात आए तो पुलिस आके उतार दो। हम आदमी को ऐसा ही बोला, अब तहसील में लड़ाई में मत जाओ, अगर कोई ऑर्डर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतार देंगे। बेकार ऑर्डर के आप बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उतारो, ऐसा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। इस सरकार का काम के पर जो ध्यान देना चाहिए, वो काम के ज़्यादा ध्यान नहीं दे के ये थोड़ा दूसरा लोगों को कई माइक को लिए पड़ रहा है, कभी कुर्बानी को लिए पड़ रहा है, कभी अजान के लिए अजान को खिलाफ कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी मेरा इलाका को में कोई माइक को न मानने के लिए पुलिस वाला बोला, लेकिन ये नहीं मानूंगे। सीधे वो कोई हस्तक्षेप करेगी, कोई माइक उतार देगी, तो सोचा मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नॉइज पोल्यूशन रूल्स को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया था। इस कानून के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रेजिडेंशियल इलाकों में दिन के समय आवाज की अधिकतम सीमा 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल तय की गई है, जबकि सामान्य तौर पर धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज 90 से 100 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इन नियमों का पालन सभी को करना होगा और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सभी पर समान रूप से लागू हैं। সরকারের নির্দেশিকা সেটা সবাইকে মানতে হবে। যদি কেউ জোর করে খোলায় সেটা কথা বলা উচিত ঠিক নয়। আর সব জায়গায় মাইক লাগানোর অনুমতিও নাই। মন্দিরে মসজিদে সব জায়গায় মাইক লাগাতে কে বলেছে? যখন এই ধর্মের কাজ শুরু হয়েছে, ভগবান এসছেন, প্রফেটরা এসেছে, তখন থোড়ে না মাইক ছিল। তো সেই জন্য অন্যের ডিস্টার্ব না হয়, সেই জন্য সাউন্ড কন্ট্রোলে থাকা উচিত। এটা সরকার বলেছে, সেটাই সবার মানা উচিত। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 साल तक लेफ्ट की और 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार रही, लेकिन ये सरकारें 49 वर्षों में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति थी और उन्हें खुश करने के लिए पिछली सरकारें ऐसे फैसले लेने से बचती रहीं। पश्चिम बंगाल की जनता वर्षों तक लाउड स्पीकर्स के शोर और सड़कों पर नमाज की वजह से होने वाली परेशानियों का सामना करती रही, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने वोट बैंक की इस राजनीति पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। पश्चिम बंगाल से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। वहां भी सड़क पर नमाज और तय सीमा से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके अलावा उत्तराखंड और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों से होते हुए ये बदलाव पूरे देश में पहुंच रहा है। अब आपको आज की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मूज पिछले 159 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण हॉर्मूज और उसके आसपास लगभग 42 समुद्री जहाज़ों पर 6000 सेलर्स यानी नाविक फंसे हुए हैं। इनमें से 6 जहाज़ों पर 125 भारतीय नाविक भी हैं, जो अब तक किसी सुरक्षित बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये लोग समुद्र में ही फंसे हुए हैं। जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब लगभग 1500 समुद्री जहाज और 20,000 नाविक समुद्र में फंस गए थे, जिसमें से कई जहाज तो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में फिर से हमले तेज हो गए, इसलिए कई समुद्री जहाज अब वहां फंस गए हैं। अब ये समुद्री जहाज समुद्र में ही लंगर डालकर हॉर्मूज का रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से अब तक लगभग 17 नाविकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 भारतीय हैं। ज्यादातर नाविकों की मौत ईरान के हमलों में हुई। फंसे हुए जहाज़ों पर काम कर रहे नाविकों को कई तरह की मुश्किलें अब हो रही हैं, जैसे इंटरनेट बंद होने की वजह से कई जहाज़ों पर फंसे नाविक अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। एक समुद्री जहाज़ को ईरान ने पिछले 105 दिनों से अपने कब्जे में रखा हुआ है, जिस पर 24 नाविक सवार हैं, ये भी परेशान हैं। इन नाविकों को हर कुछ दिनों में सिर्फ 30 मिनट तक इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। कई जहाज़ों पर खाने पीने का जो सामान है अब वो ख़त्म होता जा रहा है, उसकी कमी हो गई है, इसलिए कई नाविकों को दिन में अब सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। कई लोग हर समय कपड़े पहनकर ही सोते हैं ताकि हमला होने पर तुरंत वो जहाज़ छोड़कर भाग सकें, यानी इस मोड में सोते हैं कि न जाने कब भागना पड़े। लगातार तनाव के कारण, स्ट्रेस की वजह से नाविकों की मानसिक स्थिति और उनकी नींद बहुत ख़राब हो रही है। इन समुद्री जहाज़ों के ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। अगर वो खतरनाक यात्रा पर जाने से इनकार करते हैं या घर भेजने की मांग करते हैं तो उन्हें भविष्य में नौकरी मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये भी नहीं है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाएं, क्योंकि आगे फिर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए कई लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालकर इन जहाज़ों पर अब भी टिके हुए हैं और अब भी काम कर रहे हैं। अब हम भारत के लोगों की ट्रैफिक नियमों को तोड़कर भागने की आदत को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के लोग महंगी और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन अपनी गलती पर चालान नहीं भरना चाहते। देश भर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 43,000 करोड़ रुपए के ई चालान आज भी बकाया हैं। ये ई चालान सभी तरह की गाड़ियों के हैं, 2 व्हीलर भी हैं, 4 व्हीलर भी हैं, कमर्शियल भी हैं। 43,000 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भूटान जैसे दुनिया के लगभग 30 देशों की जीडीपी इस रकम से कम है। जनवरी 2021 से लेकर 30 जुलाई 2026 तक जारी ई चालान्स में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बकाया है। 11,231
रुपए के चालान वहां के लोगों ने नहीं भरे हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 11,150 करोड़ रुपए के चालान लोगों ने नहीं भरे, जबकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 3,601 करोड़ रुपए के चालान बकाया है वहां। यानी यूपी और दिल्ली में ही मिलाकर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान लोगों ने नहीं भरे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चालान काटे गए, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां 6 करोड़ 37 लाख चालान हुए। ई चालान की संख्या में दिल्ली तीसरे नंबर पर है और केरलम चौथे नंबर पर। इन आंकड़ों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में दिल्ली के मुकाबले करीब 35% ज्यादा ई चालान जारी हुए, लेकिन तमिलनाडु में दिल्ली के मुकाबले बकाया राशि लगभग 68% कम है। मतलब ये हो सकता है कि तमिलनाडु के लोग चालान का भुगतान कर रहे हैं या वहां चालान वसूली की जो व्यवस्था है वो बाकी राज्यों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन कुल मिलाकर तमिलनाडु में चालान वसूले जा रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सरकार एक्शन ले रही है। पहला, इस साल जनवरी से अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपका पुराना ई चालान बकाया है तो आप गाड़ी या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कोई सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या का रिन्यूअल नहीं होगा, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बनेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी या आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी अब नहीं बनेगा। अब ई चालान सिस्टम को गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड से डिजिटल तरीके से आपस में जोड़ दिया गया है। हालांकि चालान को लेकर लोगों की ये शिकायत भी है कि ओवर स्पीडिंग का एक चालान 2,000 रुपए का होता है और सड़कों पर कई जगह नियमों के मुताबिक स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगे ही नहीं हैं या फिर वो टूटे हुए हैं। इसके अलावा एक ही रास्ते पर अलग अलग जगहों पर स्पीड लिमिट भी अलग अलग होती है। इससे किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रोड पर स्पीड लिमिट क्या है। सार्वजनिक जीवन में भारत के लोगों के चरित्र को आप 2 और खबरों से समझिए। पहली खबर यह है कि भारत के लोग भारतीय रेल से बेडशीट, कंबल और टॉवल्स तक अपने साथ ले जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, भारत के लोग इस चोरी से रेलवे को लगभग 105 करोड़ रुपए का नुकसान दे रहे हैं। और दूसरी खबर यह कि भारत के कुछ लोग पहले सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और फिर चालान नहीं देते। दोनों ही खबरों को देखकर सिर्फ एक ही सवाल आता है मन में, क्या एक जिम्मेदार नागरिक को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? हम अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत जागरूक हैं, बात बात पर सरकार से सवाल भी पूछते हैं, खराब सड़कों की शिकायत करते हैं, सरकार से बुलेट ट्रेन्स की मांग करते हैं, लेकिन जब हमें अच्छी सड़कें मिलती हैं, हाईवेज मिलते हैं, तब हम ट्रैफिक नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हमें अच्छी ट्रेन मिलती हैं तो वहाँ से भी चोरी करना शुरू कर देते हैं। यानी जब भी बात जिम्मेदारी निभाने की आती है तो भारत के लोग अक्सर बहुत पीछे रह जाते हैं। सड़क पर आपको लेकिन उससे पहले एक ब्रेक हमें लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे यहां मुंबई से। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर JK टायर। अपने घर का सपना अब और भी आसान। PNB होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू, EMI सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे खास एहसास।
Mysore sandal soap, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमारे देश के लोग यातायात के नियम तोड़ते हैं लेकिन चालान नहीं भरते। तो लोग चालान तो दे नहीं रहे हैं, साथ ही अब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं करवा रहे। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है जिससे बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के बारे में चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में हर दूसरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। देश में कुल 30 करोड़ 48 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें से लगभग 16.5 करोड़ गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रही हैं। देश में 22% सड़क दुर्घटनाएं ऐसी गाड़ियों से होती हैं जिनका इंश्योरेंस है ही नहीं, और बिना इंश्योरेंस के सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं। आज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझिए। ये आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को हुए नुकसान को कवर करता है। जैसे सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगती है या उसकी मौत हो जाती है, या किसी दूसरी गाड़ी से कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इसका मुआवजा देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो मुआवजा पाने के लिए कोर्ट में लंबे समय तक केस लड़ना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाता है तो पहली बार 3 महीने तक की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल, 4000 रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कई कारों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के समय को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल और टू व्हीलर के लिए 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है, जिसके तहत जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल अब नहीं दिया जाएगा। इससे बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के बारे में आसानी से पता चलेगा और हर व्यक्ति मजबूर हो जाएगा इंश्योरेंस लेने के लिए। दूसरा, हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों में अब ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे नंबर प्लेट पड़ते ही पता चल जाए कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ऑटोमेटिक ई चालान उसका हो सकता है। तीसरा, ट्रैफिक पुलिस को ऐसे डिवाइस या मोबाइल ऐप्स दिए जाएं जिनकी मदद से वो मौके पर ही गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक कर लें। बार बार ये ना करना पड़े कि इंश्योरेंस के कागज दिखाओ। हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। अदालत का कहना है कि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की वजह से दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मुआवजा पाने में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए सड़क पर चलने वाले हर वाहन का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जरूरी है। आप भी याद रखिए, इंश्योरेंस सिर्फ आपकी गाड़ी की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि ये उस व्यक्ति की भी सुरक्षा करता है जिसे आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंचा है, जिसे आपकी गाड़ी से चोट पहुंची है या उसकी मृत्यु हो गई है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डिकोड में आपको एक खबर हम और दिखाएंगे। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने आज 3 नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला, सोशल मीडिया कंपनियों को अश्लील, आपत्तिजनक और फेक कंटेंट को अब सिर्फ 3 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी, अब 36 घंटे से 3 घंटे कर दी है। दूसरा, शिकायतों के निपटारे की समय सीमा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दी गई है, जबकि संवेदनशील मामलों जैसे अश्लील या किसी की पहचान इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने जैसे कंटेंट को हटाने की समय सीमा 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दी गई है। सरकार ने यह साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर नियमों का पालन नहीं करें तो उन्हें भारतीय कानून का सुरक्षा कवच यानी सेफ हार्बर दिया जाता है, जो कि अभी वापस ले लिया जाएगा। तो सोशल मीडिया कंपनियों पर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सख्ती हो गई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में अक्सर कभी फेक कंटेंट चलता है, डीप फेक कंटेंट चलता है, फेक न्यूज़ आ जाती है, किसी के बारे में दुष्प्रचार होता है। अब उस सब को लेकर सरकार बहुत सख्त हो गई है और सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को ये तुरंत हटाना पड़ेगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल 9 बजे हम स्टूडियो से ही आपके साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज का ये शो तो मुंबई से था। और तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।